जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब। अब्दुल बासित साहब रिसर्च एनालिस्ट हैं, सिंगापुर में बेस्ड हैं और जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और पूरी दुनिया के बड़े अखबारों जरीदों के अंदर इनके आर्टिकल्स मजमून आते रहते हैं। अब्दुल बासित साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। थैंक यू। बात साहब, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज आपसे रिक्वेस्ट की हमें समझाएं कि ये चाइनीज़ पे पाकिस्तान में क्यों हमले किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे ये जो कल रात को जो हमला हुआ है कराची के अंदर, जिसमें आप देखें कि जो गाड़ियाँ थी चाइनीज़ की, वो भी बॉम्ब प्रूफ गाड़ियाँ थी, लेकिन हमले भी हुए, दो एक चाइनीज़ की जानें भी चली गईं। आप इसको कैसे देखते हैं? ये सिक्योरिटी फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, अंदर से कोई लोग मिले हुए हैं जो दहशतगर्दों को ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि चाइनीज़ कॉन्वॉय इधर जा रहा है, चाइनीज़ कॉन्वॉय इधर जा रहा है। ज़रा इस पे हमें बताइएगा, आपकी बड़ी गहरी नज़र है और कहा जा रहा है कि ये जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बीएलए, इसमें इन्वॉल्व है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट बात साहब? पहले तो जो भी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ जो है वो इज़हार ताज़ियत है। और अल्लाह उनके लवाहिकीन को सब्र दे, और जो ज़ख्मी हैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ है चीमा साहब। आपने अपने सवाल में ही चीदा-चीदा जवाब दे दिया है। बिल्कुल सिक्योरिटी भी फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर भी है। और वो जो आपने बात की कि कोई इनके पास कोई इंफॉर्मेशन लीक भी हुई थी, या जैसे भी इन्हें पता था। अब जो ये जो बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स से रिलेटेड जो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, वो अब वो एक पिक्चर भी ऐसी, वो जो सुसाइड बॉम्बर है उसकी शेयर की गई है पिक्चर, जिसमें उस जो सेल्फी ली है उसने, या उसकी पिक्चर है कराची एयरपोर्ट, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर की। इसका मतलब ये है कि कई दिन से वो यहाँ पे मौजूद थे, मूवमेंट्स जो थी उनको मॉनिटर कर रहे थे और देख रहे थे कौन सा रूट इस्तेमाल होता है। और जहाँ तक बात है कि देखिए, जो मालूमात है कि किस एयरपोर्ट पे एक वीक में कौन सी फ्लाइट जाती है, तो यहाँ एयर चाइना की जो फ्लाइट आ रही थी, या मेरा ख्याल है दूसरी थाई एयरवेज की बात हो रही थी, तो वो इन्फॉर्मेशन तो मेरा ख्याल है पब्लिक नॉलेज होता है, ओपन सोर्स होता है, वो तो गूगल से आपको पता चल जाता है। लेकिन जो रूट है उसके ऊपर कहाँ से जाते हैं, कैसे पहुंचते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन होना मेरा ख्याल है ये ब्रीच है। और उससे ज्यादा जो मेरा ख्याल है तशवीशनाक बात है वो ये है कि एयरपोर्ट के कुर्बो जवार में, उसकी विसिनिटी में, वो अब यानी जो इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी करके बाहर आ रही है, फिल्टर आउट हो रही है कि जी तकरीबन 80 से 85 किलोग्राम का जो मवाद है, केमिकल, वो यूज किया गया है। तो एक इतनी यू नो बारूद से भरी हुई, एक्सप्लोजिव से भरी हुई गाड़ी, वो किसी स्कैनर ने डिटेक्ट क्यों नहीं की? इसका मतलब है कि ये जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस है, जो भी सिक्योरिटी चेक पोस्ट हो गई, एयरपोर्ट हो गई, और जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स और मेजर्स हैं, उनको रिविजिट करने की भी जरूरत है। तो ये तो जो ऑपरेशनल एक एनालिसिस है वो हो गया। उसकी दूसरी तरफ, दूसरी साइड जो आपने पूछी कि जी ये चाइनीज पे अटैक शुरू हो गए थे 2018 से यहाँ पे। उससे पहले भी एक दो अटैक आपको नजर आते हैं, लेकिन 2018 से तवातुर से यहाँ अटैक शुरू है। पहला जो इस पे सुसाइड अटैक हुआ वो दाल बदीन में चाइनीज इंजीनियर की बस्ती बलूचिस्तान में, उस पे हुआ। उसके बाद से मजीद ब्रिगेड ने इस यहाँ पे लगातार हमले किए हैं। और ये हमले दो जगहों पे हमें नजर आते हैं, एक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके, दूसरा कराची। अगर आप कराची में देख ले तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक था, जहाँ पे चाइनीज की स्टॉक एक्सचेंज में उनकी अबाउट कोई मेरा ख्याल है 45 to 50% की शेयर होल्डिंग है। कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक था। फिर इसी तरीके से वो जो कन्फ्यूशियस सेंटर था कराची यूनिवर्सिटी का, उस पे शारी बलोच वाला अटैक हो जाए। टारगेटेड किलिंग्स होती रही हैं यहाँ पे चाइनीज नेशनल्स की, एट अ स्मॉलर स्केल, फार फ्लंग एरियाज में। हैदराबाद में भी कुछ इक्का दुक्का वाकयात हैं, और फिर ये अटैक हमें बड़ा नजर आता है। तो लगातार यहाँ पे है। उसकी वजह यह है कि
حالانکہ اگر ان لوگوں کو آپ دیکھیں تو یہ نان سی پیک ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر، یعنی اگر آپ بلوچ سیپریٹسٹ کا جو ایک وہ نیریٹو ہے اس کو، اس ریٹورک کو دیکھے بھی کہ جی بلوچستان کے وسائل اور ان پہ قبضہ اور وہ جو نا ان کے سوشو اکنامک گریونسز جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں یہ وہ، تو وہ دیکھے بھی تو یہ تو پورٹ قاسم پہ کام کر رہے تھے، ان کا تو بلوچستان کے وسائل سے کوئی لین دین کوئی تعلق نہیں تھا. بٹ جنرلی جو چائنیز انٹرسٹ ہیں، جو چائنیز یہاں پہ انویسٹمنٹس ہیں، جو بھی ان کی انگیجمنٹس ہیں، وہ دے ہیو بین ان ڈینجر اینڈ ہیو بین انڈر اٹیک. اس کے اندر پراکسی وارفیئر کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا چیمہ صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایس سی او کا سمٹ ہونے جا رہا ہے، تو اس ایس سی او کے سمٹ سے پہلے یہاں پہ ایک ایسا امپریشن دینے کی کوشش کی گئی ہے بائی ڈوئنگ دس اٹیک کہ خدا نخواستہ پاکستان از ناٹ سیف فار فورن انویسٹمنٹ، از ناٹ ریڈی ٹو ہولڈ such high level summits and meetings. So it's a huge cause of concern as well کہ جو سیکورٹی کے انسٹیٹیوشنز ہیں انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ شاید ایسی بیٹلز میں پڑ گئے ہیں جن سے اگر وہ اپنی جان چھڑا لیں تو شاید بہتر طریقے سے ریسورسز اور توجہ جو ہے وہ اپنے پرائمری کام پہ مبذول کر سکتے ہیں. بٹ ایز انفارچونیٹ ایز اٹ از، یہ اٹیک ہوا ہے، پہلا نہیں ہے، آخری نہیں ہے، ایسے ہوتے رہے ہیں. جب اتنا بڑے لیول کا کانفلکٹ ہو تو آپ جتنے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کر لیں، بم پروف، بلٹ پروف وہیکلز لے آئے، سیکیورٹی پروٹوکولز اس پہ ڈال لیں، 80 kg کا ایکسپلوزیو جہاں بھی آئے گا چیمہ صاحب، وہ پھر اس کے آگے بم پروف گاڑی تو نہیں کھڑی ہوتی. بس صاحب یہ بات بتائیے گا کہ چائنیز کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشن؟ اس سے کیا ملتا ہے ان کو چائنیز کو ٹارگٹ کرنے سے؟ کیا یہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ان کو یہ ٹارگٹ دیتے ہیں کہ آپ نے صرف چائنیز کو ٹارگٹ کرنا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر چائنیز کو ٹارگٹ کریں گے تو مسئلہ انٹرنیشنلائز ہوگا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس ہیں یہ اور یہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں یہ جسٹیفائیبل نہیں ہیں یا جسٹیفائڈ نہیں ہیں، کیونکہ بھارت بھی اس میں کہتا ہے کہ بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے گزرتے ہیں، اور کیا بلوچ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے شیئر دیا جائے یا ہمارے ساتھ وہ نیگوسیشن پراپر کی جائے، ہمیں انوالو کیا جائے؟ ہے کیا وائی بیسیکلی چائنیز آر ٹارگیٹڈ؟ میں آپ کو ایک اور طریقے سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سوشل موومنٹ تھیوری کے اندر ایک ڈیبیٹ ہے گریڈ ورسز گریونس کی، کہ کیا گریڈ جو ہے وہ میجر فیکٹر ہے جو ان حملوں کے پیچھے ہے، یا یہ گریونس ہے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گریڈ آگے چل کے گریونس کے اندر جو ہے وہ گریونس جو ہے وہ گریڈ میں کنورٹ ہوتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اب گریڈ میں دو چیزیں ہیں چیمہ صاحب، ایک ہے مٹیریل گریڈ، ایک ہے امٹیریل یا انٹینجیبل گریڈ. انٹینجیبل گریڈ کے اندر جو ہے وہ پبلسٹی ہو گئی، جو ایسے انسرجنٹ جو نان اسٹیٹ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے ان کے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہے. یعنی جب آپ چائنا پہ اٹیک کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ یہ مسئلہ پھر اس سے انٹرنیشنلائز ہو جاتا ہے، تو وہ ان کے لیے بڑا ضروری ہے. پھر ان کے گولز، ان کے موومنٹ، ان کی اسٹریٹجیز، ان کے آرگنائزیشن، ان کا نیریٹو، ان کا ریٹورک وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے اینڈ دے انجوائے دا لائم لائٹ. کیونکہ ٹیررزم جو ہے وہ اس کے اندر وہ وائلنٹ تھیٹرکس ہے. یعنی ٹیررزم جو ہے وائلنس فار دا سیک آف وائلنس نہیں ہوتا، وائلنس ہوتا ہے ٹو ڈرا اٹینشن. تو ایک تو گریڈ کے اندر وہ ہو گیا. دوسرا اس کے اندر مٹیریل بینیفٹ ہے، یعنی ایسی انیمیکل فورسز جو پاکستان کی اکانومی کو جو ہے وہ امپروو ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی. جو چائنا پاکستان کی جو الائنس ہے یہاں پہ جو بن رہی ہے اس کے در پہ ہے، وہ پھر آبویسلی، اور آپ کو پھر یہ آن دا سرفیس نظر بھی آتا ہے. یعنی ایک گٹھ جوڑ کی شکل نظر آتی ہے جس میں سمپتھی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور یہاں پھر ایسے ایویڈنس بھی موجود ہیں، جیسے وہ شرم الشیخ کی، میں نے پہلے بھی آپ کے پلیٹ فارم پہ وہ کی بات کی تھی، شرم الشیخ کا جو ڈکلیریشن تھا
between then Prime Minister of Pakistan Yusuf Raza Gilani and former Indian Prime Minister Manmohan Singh, उसमें ऑफिशियली एडमिटेड है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर में जो भी अनरेस्ट है उससे पीछे हटता है तो फिर बलूचिस्तान में से जो है वो पीछे विड्रॉ कर लेगा इंडिया भी। अभी रिसेंटली भी जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, उनका बयान है कि हम पाकिस्तान को लेके पैसिव नहीं है, जो से पाकिस्तान हमारे साथ जो बिहेवियर होगा उस तरह की बिहेवियर रेसिप्रोकेट होगी। और वो जो ऑफेंसिव डिफेंसिव की डॉक्ट्राइन थी अजीत डोभाल साहब की, जो यूट्यूब पे पड़ी भी है पूरी स्पीच, वो देख ले आप, इन सारी चीजों को कनेक्ट करें तो आपको वो डेफिनेटली वो चीज फिर वो जो इंडियन नेवी का जो ऑफिसर था रॉ का जो पकड़ा गया, उसको तो कुलभूषण यादव, उसे देख ले, ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि ऑब्वियसली एक नेक्सस मौजूद है। ठीक है, तो दूसरा उसकी मटेरियल फिर साइड ये हो गई, यानी ऐसे हाई प्रोफाइल टारगेट्स को जब आप हिट करते हैं तो उसके मटेरियल बेनिफिट्स आपके लिए और होते हैं। अच्छा, दूसरी साइड इसकी ग्रीवेंस है, जो आप पूछ रहे थे कि ये है क्या, शिकायतें है, को प्रोपेगेंडा है, को प्रॉक्सी वॉरफेयर है, प्रॉब्लम क्या है। दूसरा फिर ग्रीवेंस है जो इमेजिन्ड और एग्जैजरेटेड भी है लेकिन रियल भी है। रियल यही है कि जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस है वो एक जेन्युइन इशू है। जिस तरीके से बलूचिस्तान के वसाइल का इस्तेसाल हुआ है और जो एक एक्सक्लूजनरी डेवलपमेंट का मॉडल सीपैक में है, उसमें जो प्री एग्जिस्टिंग सोशो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस हैं वो फिर बहुत ज्यादा जो है वो एग्जैजरेट हो जाते हैं और एक कंसर्न पैदा होता है जिसका फिर एक वायलेंट रिएक्शन आता है। ठीक है, तो बलोचों को उसमें शामिल करना चाहिए था, उनका स्टेक बनाना चाहिए था, उनका बाय इन होना चाहिए था, उनकी ओनरशिप होने चाहिए थे, उन्हें ये पता होना चाहिए था कि इस सारे प्रोजेक्ट जो भी ये है इसके अंदर उनकी बेटरमेंट कैसे है। ये नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन बियॉन्ड दैट फिर जो है वो जो रेटरिक बनता है वो यही है कि वो चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो एक नियो कॉलोनियलिस्ट लेंस के साथ देखते हैं कि हमारे वसाइल पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे वसाइल को चुरा रहे हैं और स्ट्रेंथन कर रहे हैं पाकिस्तानी मिलिट्री को, जिससे हमारी लड़ाई है। और चूंकि उनके लाए हैं, रेकोडेक में आए हुए हैं, गवादर में आए हुए हैं, और जगहों पे पहुंचे हुए हैं, इस वजह से हमने इन्हें अटैक करना है। सो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ चीमा साहब। ग्रीड भी है जिसके अंदर जो है पब्लिसिटी का एलिमेंट है, मटेरियल सपोर्ट है जिसके अंदर प्रॉक्सी एलिमेंट है, और फिर यहाँ ग्रीवेंसेस की बात भी है, जेन्युइन ग्रीवेंसेस भी हैं लेकिन एग्जैजरेशन ऑफ दोज ग्रीवेंसेस इज देयर एज वेल, और ये सब यूज होता है टू जस्टिफाई दीज अटैक्स। और चाइना को देखें, चाइना BRI के थ्रू, चाइना जो है यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स को इससे नहीं हटा सकते। BRI जो है वो चाइना की जो राइज है और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, आप जब भी चाइना को अटैक करेंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के किसी भी प्रोजेक्ट को या उसमें इन्वॉल्व जो लोग हैं उन्हें अटैक करेंगे, तो वो आपको इमीडिएट पब्लिसिटी दिलाएगा, इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन आप पे होगी, तो ये उसकी वजह से। और लास्टली मेरा ख्याल है कि ये लड़ाई जो बलोचों की और पाकिस्तानी रियासत के, बलोच सेपरेटिस्ट और पाकिस्तानी रियासत के दरमियान है, ये मेरा ख्याल है एक नए वायलेंट फेज के अंदर चली गई है, जहाँ पे उनकी कैपेबिलिटीज इंप्रूव हुई हैं। लगातार सुसाइड टेररिज्म कर रहे हैं और बड़े बड़े हाई प्रोफाइल अटैक कर रहे हैं, जिससे समझ आती है कि एक इम्प्रूव कैपेबिलिटीज भी है उनकी। बस अब चाइनीज मुसलसल पाकिस्तान से कह रहे हैं हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करें, अब तो हम बहुत ज़्यादा उनको कंपनसेशन भी देते हैं जो लोग उनके मारे जाते हैं पाकिस्तान में। वजह क्या है? चाइना और पाकिस्तान के दरमियान इसमें किस हद तक ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है? आपको क्या लगता है ओवरऑल दोनों मुल्कों के रिलेशन में बिकॉज ऑफ दिस चैलेंज कितना को ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है? और इसी सवाल से मैं एक और चीज़ भी लिंक कर दूँ, सेकंड सवाल आप समझ लें कि क्या हमारा सिक्योरिटी अपरेटस नाकाम है, इसको एड्रेस नहीं कर सकता, या कि ये जस्ट एक केयरलेसनेस है? क्या ट्रस्ट डेफिसिट है? मेरा ख्याल है कंसर्न है, कंसर्न्स होंगे, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं कह सकते। अलाइज है, चाइना को
कोई दराक है, चाइना समझता है कि यहाँ पे, देखिए ना, आपको प्रॉब्लम की मैग्नीट्यूड को देखना चाहिए कि प्रॉब्लम बड़ा कितना है। इतने बड़े प्रॉब्लम में एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन में जब आप इन्वेस्ट करते हो और आप इन अ वे इनएडवर्टेंटली यू बिकम अ पार्टी टू दी कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर आप पे अटैक आता है। तो अगर तो पाकिस्तान को झूठे दिलासे और तसल्लियां दे के और इकदामात ना करता हो तो फिर तो ट्रस्ट डेफिसिट आ सकता है। लेकिन अगर इकदामात करता हो और वो खुद भी सफर कर रहा हो, इसका मतलब है कि आप जो भी कर ले वो एक हद तक काम करता है, उसके बाद नहीं करता है। जैसे मैंने आपको कहा, जब एक नेबरहुड में 85 किलोग्राम एक्सप्लोजिव जो है वो एक्सप्लोड करेगा चीमा साहब, उसका आप क्या कर सकते हैं? ये डिबेट ऑन एवरी सिंगल डे होगी, जब भी ये डिस्कस होगा कि इन द फर्स्ट प्लेस 80 किलोग्राम एक्सप्लोजिव, फिर उसका गाड़ी में लगना, गाड़ी का पहुंचना, एयरपोर्ट के पास आ जाना, क्यों डिटेक्ट नहीं हुआ? ये डिबेट हो सकती है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जोन है ना, ये भी समझने की जरूरत है। तो कैपेबिलिटीज का फुकदान तो यहाँ पे कोई नजर आता है, इंटेलिजेंस के फेलियर तो नजर आते हैं, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस शेक तो जरूर हुआ होगा कि इतनी रीअश्योरेंसेस देने के बावजूद भी जो है ये नहीं आप वो कर पा रहे। उसमें वही मेरा ख्याल है, अभी जो रीसेंट डिबेट भी शुरू हुई थी, जिसमें अब मीडिया में ये रिपोर्ट हो रहा है कि इवेंचुअली अब पाकिस्तान शायद राजी हो गया है कि चाइना के साथ मिलके सिक्योरिटी करे, यानी इनर कॉर्डन चाइनीज का होगा, आउटर पाकिस्तानीज का होगा। पहले पाकिस्तान ये नहीं मान रहा था। मेरा ख्याल है अब इस अटैक के बाद वो मॉडल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जॉइंट कोई सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे नजर आएगा, इसका इनर कॉर्डन चाइनीज का, आउटर पाकिस्तानीज का होगा। ये भी बात हो रही थी कि चाइनीज सिक्योरिटी कंपनीज को यहाँ पे अलाउ करे। तो ये सारी डिबेट रिवाइव हो जाएगी, और मेरा ख्याल है उस पर कुछ अब जो इनका पैक्ट हो रहा था उसमें ये कोई पाकिस्तान मान भी गया था, तो मेरा ख्याल है अब वो तेज हो जाएगा। प्रेशर ऑफ कोर्स रहेगा यहाँ पे, शायद वो अपने बंदे विड्रॉ कर ले या अपनी इन्वेस्टमेंट को रीथिंक करे यहाँ पे। तो वो तो ये एलिमेंट्स तो यहाँ पे चलेंगे। अब जो आप दूसरी बात कह रहे हैं कि क्या ऐसा करें, मेरा ख्याल है मसला जनरली स्पीकिंग पॉलिटिकल है, और उसका कोई सिक्योरिटी हल तो था नहीं। अब ये मिलिटराइज हो के एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गया चीमा साहब, जहां से अब इसका कोई ओवरनाइट तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कोई बंदा ये कहे कि जी हम ये पॉलिसी, ये स्ट्रेटेजी, ये फ्रेमवर्क रहेंगे और चीजें एकदम से इंप्रूव, ऐसा नहीं होगा। ये अब लॉन्ग टर्म है जी, ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा है, प्रोटेक्टेड है, ये चलेगा, और इसको इसी तरीके से डील करने की जरूरत है कि ग्रेजुअली आप चीजों को, यानी कॉन्फ्लिक्ट मल्टी फैसेटेड है, यानी उसके बहुत सारी जेते हैं। तो आप प्रैक्टिकली एक वक्त में 2 या 3 एंगल्स पे तो काम कर सकते हैं, सारे एंगल्स पे इकट्ठे काम नहीं, ना इतने रिसोर्सेज हैं, और फिर ओवर स्ट्रेच भी हुई हुई है। लंबा कॉन्फ्लिक्ट है, ओवरनाइट इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मेरा ख्याल है दोनों पार्टीज को इस पे मिलकर ही काम करना पड़ेगा। मिसट्रस्ट तो नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस जरूर शेक हुआ होगा, कंसर्न बिल्कुल है जी। बिल्कुल सही है। तो अब मुझे ये बताइएगा बासा साहब कि आपने कहा है प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट है। हम देखते हैं कि ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी, इसका भी फ्रेमवर्क या ऑपरेटस बड़ा होता जा रहा है। तो अगर हम क्या मिलिटरीली इनसे नहीं लड़ सकते, यानी काइनेटिक ऑपरेशन से इनको ख़त्म नहीं कर सकते, तो पॉलिटिकल मॉडल भी हमारे पास कोई नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमने इस वक्त बलूचिस्तान में हमारे पास मौजूद है, उससे तो नहीं लगता, या जो चीज़ से मुराद ये है कि जो पॉलिटिकल अपरेटस वहाँ पे मौजूद है, उससे तो नहीं लगता कि पॉलिटिकल डायलॉग की बात की जा रही है। सो इट मीन्स कि हम इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि बलूचिस्तान अगले कुछ सालों के लिए, 5 साल, 7 साल, 10 सालों के लिए ऐसे रहेगा जैसे है। तो आपको नहीं लगता तो ये पाकिस्तान की सारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी खतरनाक है, मुल्क की ओवरऑल सिचुएशन के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि पंजाबियों पे भी हमले किए जा रहे हैं, फौज पे भी, फॉरेनर्स पे भी हमले किए जा रहे हैं। तो इट मीन्स कि आपने जैसे कहा कि चाइनीज ने जब इस खिते में इन्वेस्टमेंट की, तो इनफैक्ट दे बिकेम पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट, इन अदर वर्ड्स। आपको क्या लगता है? इनएडवर्टेंटली, हाँ, यस। इनएडवर्टेडली। सो आपको क्या लगता है कि हमें इसी के साथ रहना होगा, या कि आपको इसका कभी एंड नजर आता है किसी एंगल में?
देखिए, मैंने जैसे दोबारा कहा, मैं उसी पे जाऊंगा, इसका कोई ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। ये 2 दहाइयों पे मुश्तमिल पे फैला हुआ एक कॉन्फ्लिक्ट है, जो अब एक उसने वायलेंट टर्न लिया है। तो ये कहना कि अब हम एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करेंगे तो शायद उसमें कोई ओवरनाइट इंप्रूव है, ऐसा नहीं होगा। तो वो जो आपकी बात है कि अगले 5-7 साल या 7-8 सालों में तो ये इसको इसी तरीके से ये रहेगा, तो ये बात ठीक है आपकी। यानी एक लॉन्ग टर्म अप्रोच आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, और उसको लेकर रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा कि कोई ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स तो आप उस पर नहीं कर सकते, लेकिन टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स तो ऑब्वियसली आप ला सकते हैं। तो अगर आप अपनी लॉसेस को कट करें, यानी वो जो एक्स्ट्रा बर्डन हमारे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल चैलेंजेस के, जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के, और सारा ये जो एक अंदर की लड़ाई चल रही है लगातार, यानी आप देखें कि जो इदारों का तसादुम है, जिस तरीके से रोड्स बंद होती हैं, जिस तरीके से पुलिस, रेंजर्स, यानी पुलिस, पैरामिलिट्री, मिलिट्री डिप्लॉय होती है, फिर उनको रिलीज किया जाता है हर चौथे पांचवें दिन, हर दूसरे तीसरे वीक कुछ ना कुछ हो रहा होता है। जब ये रिसोर्सेज और अटेंशन यहाँ से फ्री होके सिक्योरिटी पे लगेंगे, तो बिल्कुल सिक्योरिटी में एक इंप्रूवमेंट तो आएगी। तो ये तो एक बात है, यानी आप ये नहीं, अगर कॉन्फ्लिक्ट देखे ना, ये एक्सट्रीम अप्रोच होगी कि जी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व भी हो। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं भी होता तो सिक्योरिटी तो इंप्रूव की जा सकती है ना। उसके लिए आपको अटेंशन और रिसोर्सेज को फ्री करके पॉलिटिक्स से सिक्योरिटी में री इन्वेस्ट करना और रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप सही कह रहे हैं कि इस टाइम कोई पॉलिटिकल टेम्पलेट, कोई पॉलिटिकल मॉडल, कोई निगोसिएशन की जो है वो पैराडाइम मौजूद नहीं है। लेकिन मौजूद नहीं है इसका ये मतलब है कि नहीं हो सकती। इसमें रियलाइज जो करने की बात है चीमा साहब, वो ये है, और ये अख्तर मेंगल साहब ने बीबीसी उर्दू को इंटरव्यू में भी कही, उन्होंने कहा जी हमारे हाथ से ये बात निकल गई है, अब हमारे से बात करने का कोई फायदा नहीं है, सरदारों के हाथ से ये बात निकल गई है। तो अब ये बात करनी पड़ेगी उन नाराज बलोचों से जो पहाड़ में चले गए, जो पहाड़ों में चले गए और लड़ाई कर रहे। तो कहीं से शुरू करना तो पड़ेगा। ऑब्वियसली उसका एकदम तो कोई रिजल्ट नहीं निकलता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करना चाहिए। 2015 में भी हमने देखा था कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ था उससे वायलेंस काफी नीचे आ गया था। तो अब दोबारा उसे शुरू करना चाहिए, और मैं दोबारा यही कहूंगा जो आपने भी बात अपने सवाल में ही कह दी थी, अब इसको ना लॉन्ग टर्म अप्रोच में देखना पड़ेगा। इसको इस तरह नहीं देख सकते कि आज 6 महीने बाद क्या हुआ। इसको आप यही देखेंगे कि आप अपनी अप्रोच को चेंज करें, और 2.5 से 3 साल की एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म यूं प्लानिंग बनाएं, और फिर उसके मार्कर्स में देखें कि आप किस तरफ जाते हैं। एटलीस्ट जो पहला गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि यहाँ पे सिक्योरिटी में इंप्रूवमेंट आए और वायलेंस में कमी आए। वायलेंस के लेवल को आप पहले नीचे करें, उसके बाद आप उसकी पॉलिटिकल डोमेन को देखें, और फिर आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बाद को रेजोल्यूशन की तरफ जो है वो देखने की कोशिश करें। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और एंगल है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए, वो है एक्सटर्नल सेंचुरीज का। बलोच सेपरेटिस्ट को ईरान के अंदर ये सेंचुरीज अवेलेबल है, तो इसमें आपकी डिप्लोमेसी का भी बड़ा रोल होगा। जैसे टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है, बलोच सेपरेटिस्ट जो है कुछ ग्रुप उनके वो अफगान से ऑपरेट करते हैं। तो आप वो जो सेंचुरीज की चैलेंज है वो उसको डिप्लोमेटिकली आप कैसे डील करते हैं अलोंग विद योर इंटरनल अप्रोच टू सिक्योरिटी विच हैज टू बी बेस्ड बोथ ऑन पॉलिटिक्स एंड योर काइनेटिक एफर्ट्स। तो आपको अपनी काइनेटिक एफर्ट्स and political efforts within your country plus the diplomatic efforts outside of your country to address the sanctuaries, ये एक कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी लैंडस्केप है जिसको नेविगेट करना पड़ेगा विद अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। और जो गैप्स आपको नजर आते हैं सिक्योरिटी में, इंटेलिजेंस में, उनको रिविजिट करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है जो बलूचिस्तान में इस वक्त आपका टेम्पलेट जो भी है वो इट्स नॉट वर्किंग, यू नीड टू रिविजिट दैट। और फिर उसके अंदर जब और रिविजिट करते हुए आपको एक बार टेरेन को दोबारा से रीमैप करना चाहिए। रीमैप से मतलब है कि अगर आप इसको समझें चीमा साहब के, इमेजिन a white elephant in the room and you are a proverbial blind man, so you have to
You have to feel the thing اور اس کو ری-sketch کرنا پڑے گا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ جو proverbial elephant in the room ہے یہ کیسا نظر آتا ہے and how do you deal with it then. تو وہ ری میپ کرنے کی ضرورت ہے which should be data driven and evidence based تاکہ آپ کو سمجھ ہو کہ آج کی جو بلوچ سیپریٹسٹ کی جنریشن ہے وہ کیا سوچتی ہے کیسے آپریٹ کرتی ہے. سوشل میڈیا اس کا ایک اینگل ہو جائے گا, پھر یہ سرداری یا ٹرائبل سٹرکچر سے نکل کے ایجوکیٹڈ مڈل کلاس میں گئی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا, پھر ان کے ایکسٹرنل لنکیجز ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے, اور پھر ہمیں اپنے رویوں پہ بھی تھوڑا غور کرنا ہوگا کہ جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے بلوچ کے ساتھ یہاں پہ مین لینڈ میں وہ کسی بھی صورت میں ہو, وہ اسٹرکچرل ہو یا دوسری فارمز میں ہو, اس کو بھی ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت. امپروو سے مراد ہے کہ وی ہیو ٹو چینج آور ایٹیٹیوڈز ٹورڈز دیم ایز ویل, تاکہ جو ہے وہ ایک ٹیمپریچر نیچے آ سکے. سو ان اے نٹ شیل آپ کو پالیٹکس, ڈپلومیسی اینڈ فزیکل سیکورٹی تینوں کو ان ٹینڈم simultaneously activate کرنا پڑے گا, and then you should see improvement not in months but in a couple of years at least. And the same dialogue should continue with the Chinese as well, because these are like two active conflict zones. تو conflict zones میں تو ہر 3-4 مہینے بعد ایسا ایک آدھا واقعہ تو چیمہ صاحب بغیر ہوگا, being very pragmatic and realistic. جی بالکل صحیح کہا آپ نے, بینگ پریگمیٹک اینڈ ریئلسٹ, یہ واقعہ تو ہوگا. لیٹ سی آئندہ کتنی دیر یہ مسئلہ چلتا ہے اور اس سے کیا کانسیکوینسز نکل سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ عبدالباسط صاحب, آپ نے بڑا ان ڈیپتھ انالیسس کیا اور ہمیں اور ہمارے ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ چیمہ صاحب. تھینک یو.